नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनवरी से जून 2026 तक के टॉप आरबीआई सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शंस और बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करेंगे। आपकी शानदार तैयारी के लिए हमने कुल 700 प्लस एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज तैयार की है। यह उसी सीरीज का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में हम 50 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। On which RBI portal must banks update their information when they open new outlets in unbanked rural centers, URCs? Option A. National Payments System for Rural Infrastructure, NPSRI. Option B. Central Information System for Banking Infrastructure, SISBI. Option C. Integrated Portal for Financial Inclusion Targets, IPFIT. Option D. Digital Dashboard for Unbanked Rural Centers, DDURC. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। हाल ही में रिजर्व बैंक ने बैंकिंग डेटा को डिजिटल करने पर जोर दिया है और इसके तहत इस डेटा पोर्टल से बैंकों के लिए ग्रामीण इलाकों में अपनी नई ब्रांच की जानकारी सीधा ऑनलाइन अपडेट करना आसान हो गया है। ध्यान दें, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी से जुड़े कन्वेनर बैंकों का काम है कि वे टियर 6 वाले अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स की कवरेज पर नजर रखें। उन्हें लीड बैंकों को निर्देश देना होता है कि वे डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी की मीटिंग्स में इस प्रोग्रेस की जांच करें। इसके साथ ही इन कमेटियों को एक खास एक्शन प्लान भी बनाना होता है। याद रखने वाली बात है, इस प्लान में मिड टर्म लक्ष्य होने चाहिए ताकि नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2025-30 के तहत बड़े टारगेट्स को पूरा किया जा सके। अगले सवाल में हम डिजिटल पेमेंट से जुड़ी योजना के बारे में जानेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the primary goal of the Expanding and Deepening of Digital Payments Ecosystem, EDDPE, program? Option A. To enable every individual in the identified districts to make and receive payments digitally. Option B. To provide free smartphones to all rural households in the identified districts. Option C. To replace all physical cash currency with a central bank digital currency. Option D. To install at least one automated teller machine in every single village. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पहचाने गए जिलों में हर व्यक्ति को डिजिटल रूप से भुगतान करने और प्राप्त करने में सक्षम बनाना। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक के पेमेंट्स विजन का लक्ष्य हर किसी के लिए और हर जगह ई पेमेंट की सुविधा पहुंचाना है, ताकि 100% डिजिटल पेनिट्रेशन का टारगेट पूरा हो सके। इस प्रोग्राम का मुख्य मकसद यह पक्का करना है कि टारगेट एरिया में हर एक इंसान तेज और सस्ते तरीके से डिजिटल पेमेंट्स भेज और पा सके। ध्यान दें, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी और यूनियन टेरिटरी लेवल बैंकर्स कमेटी की जिम्मेदारी है कि वे पूरे राज्य में इसे लागू करने का टाइम टेबल तैयार करें। उन्हें हर चीज पर बारीकी से नजर भी रखनी होती है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सारे तय किए गए कदम समय पर पूरे हो रहे हैं। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। Under the capacity building framework, which local officials must the regional offices of the RBI and convener banks work together to sensitize? Option A. State finance ministers and the Chief Justice of the High Court. Option B. Members of Parliament and members of the Legislative Assembly. Option C. Village sarpanches and the leaders of local self-help groups. Option D.
district collectors and the chief executive officers of Zilla Parishads. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ऑफ जिला परिषद। इसका असल कारण यह है कि लीड बैंक स्कीम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करता है, ताकि ग्रामीण विकास की योजनाएं जमीनी स्तर पर बिना किसी रुकावट के लागू हो सकें। ध्यान दें, रिजर्व बैंक को लीड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स के लिए हर साल खास ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाने होते हैं। यह जागरूकता ट्रेनिंग आम सरकारी कर्मचारियों जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव अकेडमीज में दी जाती है। इसी के साथ लीड बैंकों को अपने कर्मचारियों को भी ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजना होता है। इस पूरी प्रक्रिया से यह पक्का होता है कि वास्तविक दुनिया में इस स्कीम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। चलिए अब अगले सवाल पर ध्यान देते हैं। आइए इस सवाल को देखते हैं। How often are convener banks required to update the Standardized State Level Bankers Committee (SLBC) website? Option A. At least on a weekly basis. Option B. At least on a monthly basis. Option C. At least on a quarterly basis. Option D. At least on a yearly basis. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कम से कम तिमाही आधार पर। हाल ही में आई अपडेट्स के अनुसार यह वेबसाइट एक केंद्रीय भंडार की तरह काम करती है, जहां इस स्कीम और सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सारे नियम रखे जाते हैं। यह तिमाही अपडेट इसलिए अहम है क्योंकि कमेटियां हर 3 महीने में रिव्यू मीटिंग्स करती हैं, जिससे पूरा डेटा ताज़ा और सटीक बना रहता है। इस वेबसाइट पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रोफाइल, बैंक के प्रदर्शन के आंकड़े और मीटिंग शेड्यूल्स भी मौजूद होते हैं। याद रखने वाली बात है, यद्यपि बुनियादी डेटा की एक स्टैंडर्ड लिस्ट इसमें शामिल होनी चाहिए, लेकिन कमेटियों को अपने राज्य के बारे में कोई भी अतिरिक्त जानकारी अपलोड करने की छूट होती है। इसका मकसद पूरी व्यवस्था को जनता के लिए पूरी तरह से पारदर्शी बनाए रखना है। अगले सवाल में हम किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ी बात करेंगे। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines for the Kisan Credit Card Scheme, what is the maximum standardized duration for short duration crops and long duration crops respectively? Option A. 9 months for short duration crops and 12 months for long duration crops. Option B. 12 months for short duration crops and 24 months for long duration crops. Option C. 12 months for short duration crops and 18 months for long duration crops. Option D. 15 months for short duration crops and 20 months for long duration crops. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कम समय वाली फसलों के लिए 12 महीने और लंबे समय वाली फसलों के लिए 18 महीने। हाल ही में जुलाई 2026 के ड्राफ्ट नियमों के अनुसार रिजर्व बैंक ने इस समय सीमा को मानकीकृत किया है, ताकि किसानों को उनके फसल चक्र के हिसाब से बिल्कुल सही समय पर लोन मिल सके। ध्यान दें, एक क्रॉप सीजन उस समय को कहा जाता है जो बीज बोने से लेकर फसल की कटाई और बिक्री तक लगता है। कम समय वाली फसलों के लिए अपेक्षित समय सीमा 12 महीने तक होती है। दूसरी ओर लंबी अवधि वाली फसलों के लिए यह समय सीमा 12 महीने से अधिक और अधिकतम 18 महीने तक कवर की जाती है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक के CISBI पोर्टल पर बैंक अपने नए रूरल आउटलेट्स की जानकारी अपडेट करते हैं। डिजिटल पेमेंट प्रोग्राम का लक्ष्य तय जिलों में हर व्यक्ति को डिजिटल लेनदेन में सक्षम बनाना है।
कैपेसिटी बिल्डिंग के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और जिला परिषद अधिकारियों को जागरूक करना जरूरी है। कन्वेनर बैंकों को स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की वेबसाइट हर 3 महीने में अपडेट करनी होती है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत छोटी फसलों के लिए 12 और लंबी फसलों के लिए 18 महीने हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the guidelines of the Kisan Credit Card Scheme, how are marginal farmers and small farmers classified based on their land holding sizes? Option A. A marginal farmer holds up to 2 hectares, and a small farmer holds more than 2 hectares and up to 4 hectares. Option B. A marginal farmer holds up to 1 hectare, and a small farmer holds more than 1 hectare and up to 2 hectares. Option C. A marginal farmer holds up to 0.5 hectares, and a small farmer holds more than 0.5 hectares and up to 1 hectare. Option D. A marginal farmer holds up to 1.5 hectares, and a small farmer holds more than 1.5 hectares and up to 3 hectares. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी मार्जिनल फार्मर के पास 1 हेक्टेयर तक जमीन होती है और स्मॉल फार्मर के पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जमीन होती है। हैरानी की बात है, इंडिया में लगभग 86% किसान इन्हीं दो कैटेगरी में आते हैं। 1 जनवरी 2002। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, banks must extend credit to eligible borrowers under the Kisan Credit Card Scheme as a composite facility with a unified tenure of how many years? Option A. 3 years. Option B. 5 years. Option C. 7 years. Option D. 6 years. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 6 साल। ध्यान दें, यह 6 साल का लोन पैकेज रोजमर्रा के वर्किंग कैपिटल और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों जरूरतों को पूरा करता है। हाल ही में इस तरह के लॉन्ग टर्म सपोर्ट से किसानों को एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट खरीदने में काफी मदद मिल रही है। इसके अलाउड यूज में क्रॉप कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, घर का खर्च, एसेट इंश्योरेंस और लॉन्ग टर्म नीड्स शामिल हैं। चलिए एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं। आइए इस सवाल को समझ लेते हैं। Under the Reserve Bank of India framework for the Kisan Credit Card, how are the different permitted loan purposes categorized into short-term and long-term credit limit portions? Option A. Investment requirements form the long-term portion, while all other operational and maintenance expenses form the short-term portion. Option B. Post-harvest expenses form the long-term portion, while crop cultivation and allied activities form the short-term portion. Option C. Produce marketing loans form the long-term portion, while investment requirements and asset maintenance form the short-term portion. Option D. Crop cultivation forms the long-term portion, while household consumption and insurance form the short-term portion. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को लॉन्ग टर्म हिस्से में रखा जाता है, जबकि बाकी सभी खर्चे शॉर्ट टर्म हिस्से में आते हैं। याद रखने वाली बात है, कुल 8 तरह के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इनमें से पहले 7 इस्तेमाल, जो रोजमर्रा के ऑपरेशंस और पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, वे शॉर्ट टर्म मनी बनाते हैं।
इसका असल कारण यह है कि केवल 8वां इस्तेमाल, जो कि इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए है, लॉन्ग टर्म पोर्शन माना जाता है। आइए अब अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। According to the RBI, how do banks calculate the composite maximum permissible limit for a Kisan credit card account? Option A. By adding the short-term credit limit fixed for the first year to the estimated long-term credit limit. Option B. By averaging the short-term credit limits over 6 years and adding the estimated long-term credit limit. Option C. By adding the short-term credit limit fixed for the 6th year to the estimated long-term credit limit. Option D. By multiplying the short-term credit limit fixed for the 3rd year by the estimated long-term credit limit. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी छठे साल के लिए तय की गई शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट को अनुमानित लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिमिट के साथ जोड़कर। ध्यान दें, यह कैलकुलेशन बैंक्स को अकाउंट की अधिकतम रिस्क लिमिट तय करने में मदद करती है। चूंकि पूरा लोन 6 साल का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा शॉर्ट टर्म पैसे की जरूरत, जो कि छठे साल के लिए होती है, उसे लॉन्ग टर्म के साथ जोड़ा जाता है। इसका असल कारण यह है कि बैंक किसान की भविष्य की अधिकतम जरूरतों का सही कंपोजिट मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट निकाल सकें। अगले सवाल में हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, how must the short-term component of the Kisan credit card limit for crop cultivation and allied activities operate? Option A. As a fixed overdraft account limiting withdrawals to only 2 per crop season. Option B. As a revolving cash credit facility with absolutely no restrictions placed on the number of debits and credits. Option C. As a revolving cash credit facility with a cap of 10 debits per month. Option D. As a term loan with fixed monthly installments and restricted credits. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह एक रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में काम करेगा, जिसमें ट्रांजैक्शन की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। ध्यान दें, यह नियम सुनिश्चित करता है कि किसानों को अपने पैसे तक पूरी पहुंच मिले और वे बिना किसी परेशानी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकें। इस तरह की छूट के साथ किसान अपने मौसमी कैश फ्लो के हिसाब से पैसा निकाल और जमा कर सकते हैं। जरा सोचिए, बिना किसी लिमिट के काम करने से किसानों को अपनी फसल चक्र के दौरान अचानक आने वाले खर्चों से निपटने में बहुत बड़ी राहत मिलती है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मार्जिनल फार्मर 1 हेक्टेयर तक और स्मॉल फार्मर 2 हेक्टेयर तक जमीन रखते हैं। केसीसी की कंपोजिट फैसिलिटी का कुल टेन्योर 6 साल का होता है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को केसीसी लिमिट के लॉन्ग टर्म हिस्से में रखा जाता है। छठे साल की शॉर्ट टर्म लिमिट को लॉन्ग टर्म लिमिट से जोड़ा जाता है। शॉर्ट टर्म लिमिट बिना किसी रोकटोक के रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट की तरह काम करती है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines, what mandatory additions must banks apply to the scale of finance (SOF) when calculating the short-term drawing limit for crop cultivation? Option A. 5% for post-harvest needs and 25% for technological services. Option B. 15% for household consumption and 10% for farm asset maintenance. Option C. 10% for post-harvest and consumption needs
and 20% for farm asset maintenance and technological services. Option D. 20% for post-harvest needs and 15% for farm asset maintenance. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10% हार्वेस्ट के बाद की जरूरतों के लिए और 20% फार्म एसेट मेंटेनेंस और टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज के लिए। हाल ही में भारत में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 27.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका असल कारण यह है कि बड़े स्केल पर क्रेडिट सही जगह पहुंचे और इसलिए ड्राइंग लिमिट को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्केल ऑफ फाइनेंस, जिसे कल्टीवेशन एरिया से गुना किया जाता है। दूसरा, इसका ठीक 10% हिस्सा कंजम्पशन और पोस्ट हार्वेस्ट के लिए रखा जाता है। तीसरा, 20% हिस्सा एसेट मेंटेनेंस और ड्रोन सर्वे जैसी टेक सर्विसेज के लिए होता है। चौथा हिस्सा क्रॉप और हेल्थ इंश्योरेंस के असली प्रीमियम को कवर करता है। अगले सवाल में हम इसी से जुड़े एक और नियम पर चर्चा करेंगे। इस सवाल पर नजर डालते हैं। According to the RBI, what action must banks take if the State Level Technical Committee (SLTC) fails to notify the scale of finance (SOF) for a particular crop season? Option A. They must halt all loan disbursements until the new SOF is officially published. Option B. They must apply a mandatory 15% notional hike over the previous season's SOF. Option C. They must decrease the previous season's SOF by a mandatory 5%. Option D. They must apply a mandatory 10% notional hike over the previous season's SOF. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी उन्हें पिछले सीजन के स्केल ऑफ फाइनेंस पर 10% का नोशनल हाइक लगाना होगा। जरा सोचिए, भारत में आज 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट एक्टिव हैं। अगर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी समय पर स्केल ऑफ फाइनेंस नोटिफाई नहीं करती, तो इतने सारे किसानों का नुकसान न हो, इसलिए यह 10% हाइक दिया जाता है। ध्यान दें, अगर स्केल ऑफ फाइनेंस घोषित हो गया है लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं है, तो बैंक्स को बिना हाइक के ही पुराना रेट इस्तेमाल करना होगा। याद रखने वाली बात है कि जो फसलें कमेटी की लिस्ट में नहीं है, उनके लिए लोन किसान क्रेडिट कार्ड फ्रेमवर्क के पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। चलिए अब क्रेडिट लिमिट से जुड़े अगले नियम को समझते हैं। अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, banks must round off the overall Kisan credit card limit to the nearest 1000 rupees and increase the short-term maximum permissible limit (MPL) by what amount from the second crop season onwards? Option A. A notional addition of 10% to the limit of the previous crop season. Option B. A notional addition of 5% to the limit of the previous crop season. Option C. A flat addition of 20,000 rupees to the limit of the previous crop season. Option D. A notional addition of 15% to the limit of the previous crop season. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी पिछले क्रॉप सीजन की लिमिट में 10% का नोशनल एडिशन। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार ग्राउंड लेवल क्रेडिट में स्मॉल और मार्जिनल किसानों की हिस्सेदारी 41% से बढ़कर 57% हो गई है। इसी को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स को ओवल किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट को नजदीकी 1000 रुपए तक राउंड ऑफ करना होता है। लोन अप्रूव करते समय यह 10% एडिशन आगे की परमिसिबल लिमिट तय करता है। ध्यान दें, अगर किसी किसान की असल ड्राइंग लिमिट फसल बदलने के कारण इस लिमिट से ज्यादा हो जाती है, तो बैंक को रिव्यू के समय लिमिट दोबारा असेस करनी होगी। अगले सवाल में हम मार्जिनल किसानों के लिए खास लिमिट पर बात करेंगे।
चलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India framework, what is the fixed monetary range for the flexible credit limit offered to marginal farmers without linking it to the value of their land? Option A. 20,000 to 60,000 rupees. Option B. 10,000 to 50,000 rupees. Option C. 5,000 to 25,000 rupees. Option D. 15,000 to 75,000 rupees. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10,000 से 50,000 रुपए। हैरानी की बात है कि भारत में लगभग 65% किसान मार्जिनल कैटेगरी में आते हैं, लेकिन उनके पास जमीन का हिस्सा केवल 24% है। इसका असल कारण यह है कि उन्हें जमीन की वैल्यू से लिंक किए बिना यह फ्लेक्सिबल क्रेडिट लिमिट दी जाती है। यह टोटल लिमिट 6 साल के लिए फिक्स होती है, जो फसल, स्टोरेज और घरेलू जरूरतों पर निर्भर करती है। ध्यान दें, अगर स्केल ऑफ फाइनेंस या फसल के पैटर्न में बदलाव के कारण ज्यादा लिमिट की जरूरत पड़ती है, तो बैंक बिना 50,000 रुपए के कैप के स्टैंडर्ड फॉर्मूले से नई लिमिट तय कर सकता है। चलिए अब एलाइड एक्टिविटीज से जुड़े नियम को समझते हैं। चलिए आज के इस आखिरी सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines, how is the actual drawing power determined for working capital limits regarding allied activities in the Kisan Credit Card Scheme? Option A. Based on the previous year's total farm income and the prevailing retail inflation index. Option B. Based on the borrower's total landholding area multiplied by the state minimum wage. Option C. Based on a fixed multiple of the borrower's average daily bank balance over the last year. Option D. Based on the scale of finance, the latest valuation of stocks, receivables, or cash flows. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी स्केल ऑफ फाइनेंस, स्टॉक्स की लेटेस्ट वैल्यूएशन, रिसीवेबल्स या कैश फ्लो के आधार पर। हाल ही में मार्च 2024 तक एनिमल हस्बेंड्री के लिए 44 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसका मतलब है कि अब इस स्कीम का दायरा सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है। ये लोन एनिमल हस्बेंड्री फार्मर्स, मछुआरों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को दिए जाते हैं। क्रॉप लोन की तरह ही, अगर कोई एलाइड एक्टिविटी कमेटी के स्केल ऑफ फाइनेंस में शामिल नहीं है, तो उसे किसान क्रेडिट कार्ड सिस्टम के बाहर से फंड करना होगा। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल्टीवेशन लिमिट में पोस्ट हार्वेस्ट के लिए 10% और मेंटेनेंस के लिए 20% जुड़ता है। कमेटी द्वारा लिमिट न बताने पर बैंक्स पुराना 10% बढ़ाकर लागू करते हैं। केसीसी की शॉर्ट टर्म लिमिट दूसरे सीजन से 10% बढ़ जाती है। मार्जिनल किसानों को बिना जमीन के 10 से 50,000 की फ्लेक्सिबल लिमिट मिलती है। एलाइड एक्टिविटीज की लिमिट स्केल ऑफ फाइनेंस और स्टॉक्स की वैल्यूएशन पर तय होती है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the RBI, how must banks calculate the 10% additional limit component for household consumption if a borrower avails working capital for both crop cultivation and allied activities? Option A. They must apply the 10% allowance only once to the total combined credit limit. Option B. They must apply the 10% allowance separately to both the crop and allied activities limits. Option C. They must increase the household consumption allowance to 15% of the total limit. Option D.
They must remove the consumption allowance and replace it with a separate personal loan account. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कंबाइंड लिमिट पर केवल एक बार। ध्यान दे, आरबीआई का यह नियम एक कंबाइंड बोरोवर के कुल क्रेडिट लिमिट को गलत तरीके से बढ़ने से रोकता है। बैंक्स को इस 10% हाउस होल्ड कंजम्पशन अलाउंस को फसल उगाने और फिर अलाइड एक्टिविटीज के लिए दो अलग अलग बार गिनने पर पूरी तरह से रोक है। इसका असल कारण यह है कि हाल ही में जारी 2026 की नई गाइडलाइंस के अनुसार लिमिट डुप्लीकेशन को पूरी तरह से रोका जा सके। अगले सवाल में हम कुछ और महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India framework, how must banks determine the repayment period for working capital loans extended for allied activities? Option A. Based on the standardized 12-month or 18-month crop seasons established by the state government. Option B. Based directly on the cash flow and income generation pattern of the undertaken activity. Option C. Based on a fixed quarterly repayment schedule mandated by the National Bank for Agriculture and Rural Development, NABARD. Option D. Based on a flat 36-month installment plan applied uniformly across all animal husbandry loans. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कैश फ्लो और इनकम जनरेशन पैटर्न पर आधारित। ध्यान दें, क्रॉप लोन के लिए रीपेमेंट का समय स्टैंडर्ड क्रॉप सीजन जैसे कि 12 या 18 महीने होता है, लेकिन अलाइड एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री और फिशरीज में पैसे कमाने का अपना लगातार चलने वाला साइकिल होता है। इसका असल कारण यह है कि बैंक्स को इन साइकिल को खुद देखना होता है और रीपेमेंट शेड्यूल को उस हिसाब से तय करना होता है जैसे किसान असल में कैश कमाता है। हाल ही में जारी 2026 आरबीआई के सीसी गाइडलाइंस में भी इस बात पर खास जोर दिया गया है कि रीपेमेंट पूरी तरह से कैश फ्लो पर आधारित होना चाहिए। अगले सवाल में हम इन्वेस्टमेंट से जुड़े नए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, what two factors dictate the term loan limit for investment credit in agriculture and allied activities under the Kisan Credit Card Scheme? Option A. The total market value of the borrower's land and the prevailing interest rates set by the central bank. Option B. The physical size of the farm area and the gross domestic product growth rate of the agricultural sector. Option C. The proposed investments during the 6-year facility tenure and the bank's assessment of the borrower's repaying capacity. Option D. The total household consumption needs and the guaranteed minimum support prices announced by the government. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 6 साल की फैसिलिटी टेन्योर और रीपेमेंट कैपेसिटी। ध्यान दें, यह इन्वेस्टमेंट क्रेडिट किसानों को लंबे समय तक चलने वाले एसेट्स बनाने या खरीदने में मदद करने के लिए होता है। इन एसेट्स में फार्म इक्विपमेंट, माइनर इरिगेशन या लाइवस्टॉक खरीदना शामिल है। किसान इस टर्म लोन के पैसे को एक साथ नहीं, बल्कि किश्तों में निकाल सकता है, जो पूरी तरह से उनके इन्वेस्टमेंट के प्रकार पर निर्भर करता है। हाल ही में आई गाइडलाइंस के अनुसार इसका असल कारण यह है कि बैंक्स को एसेट की कीमत और किसान के पुराने लोन्स को देखकर ही उसकी सही रीपेमेंट कैपेसिटी तय करनी होती है। चलिए अगले सवाल में इसी विषय को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the RBI, how must banks handle an agricultural investment under the Kisan Credit Card Scheme that requires a repayment tenure longer than 6 years? Option A. They must treat it as a separate credit facility completely outside the Kisan Credit Card framework.
Option B. They must automatically approve the loan but charge a penalty interest rate for the extended years. Option C. They must split the loan into two equal parts and renew the Kisan credit card limit every 3 years. Option D. They must require the borrower to provide a third-party corporate guarantor for the remaining period. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी अलग क्रेडिट फैसिलिटी। याद रखने वाली बात है, अगर किसी एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट समय किसान क्रेडिट कार्ड के 6 साल के लाइफ स्पैन से ज्यादा है, तो उसे इस कार्ड के फ्रेमवर्क से पूरी तरह बाहर रखा जाएगा। ऐसे लंबे प्रोजेक्ट्स जो 6 साल की लिमिट पार कर जाते हैं, उन्हें कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल सकता। इसका असल कारण यह है कि आरबीआई के सख्त नियमों के अनुसार इस हार्ड लिमिट को सेट किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट के रीपेमेंट टाइमलाइन को कार्ड की अपनी वैलिडिटी के साथ पूरी तरह से मैच किया जा सके, जिससे फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहे। अगले सवाल में हम लोन सिक्योरिटी के बारे में एक जरूरी नियम जानेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines, banks must waive collateral security and margin requirements for agricultural and allied activities loans up to what amount per borrower? Option A. 1 lakh rupees. Option B. 5 lakh rupees. Option C. 2 lakh rupees. Option D. 3 lakh rupees. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2 लाख रुपए। जरा सोचिए, अब किसानों को 2 लाख रुपए तक के एग्रीकल्चरल और अलाइड लोन्स के लिए कोई सेकेंडरी कोलेटरल या मार्जिन नहीं देना होगा। यह नियम सिर्फ सेकेंडरी सिक्योरिटी पर लागू होता है, प्राइमरी एसेट्स पर नहीं। अगर कोई किसान अपनी मर्जी से इस लिमिट तक गोल्ड और सिल्वर गिरवी रखना चाहे, तो वह ऐसा कर सकता है, बशर्ते कि बैंक के पास इसका एक साफ लिखित डिक्लेरेशन हो। हाल ही में 2025-26 में किसानों को आसानी से लोन देने के लिए इस कोलेटरल फ्री लिमिट को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बैंक्स को 10% कंजम्पशन अलाउंस कंबाइंड लिमिट पर सिर्फ एक बार लगाना चाहिए। अलाइड एक्टिविटीज का रीपेमेंट पीरियड उनके स्पेसिफिक कैश फ्लो पैटर्न पर आधारित होता है। टर्म लोन लिमिट 6 साल के इन्वेस्टमेंट और किसान की रीपेमेंट कैपेसिटी पर निर्भर करती है। 6 साल से बड़े इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को अलग क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में देखा जाना चाहिए। एग्रीकल्चरल लोन के लिए 2 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल सिक्योरिटी या मार्जिन नहीं लगता। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India, to what amount can banks enhance the collateral security waiver for loans that involve the hypothecation of crops or stock combined with tie-up arrangements for recovery? Option A. 3 lakh rupees. Option B. 4 lakh rupees. Option C. 2.5 lakh rupees. Option D. 5 lakh rupees. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 3 लाख रुपए। ध्यान दें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोलेटरल फ्री लोन्स के लिए एक 2 पार्ट सेटअप बनाया है। इसमें एक स्टैंडर्ड लिमिट 2 लाख रुपए की होती है, जिसे ऑर्गेनाइज्ड रिकवरी सिस्टम होने पर बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया जाता है। इसका असल कारण यह है कि जब किसानों का रिकवरी सिस्टम मार्केटिंग एजेंसियों से जुड़ा होता है, तो बैंकों का रिस्क काफी कम हो जाता है। याद रखने वाली बात है, अगर कोई लोन इन लिमिट्स को पार करता है, तो बैंक अपनी इंटरनल क्रेडिट पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ मौजूदा सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस के आधार पर मार्जिन रिक्वायरमेंट तय की जाती है।
अगले सवाल में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India framework for the Kisan Credit Card Scheme, up to what loan amount must banks accept a self-submitted affidavit if sharecroppers and oral lessees cannot get local administration certification? Option A, 10,000 rupees. Option B, 25,000 rupees. Option C, 75,000 rupees. Option D, 50,000 rupees. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 50,000 रुपए। ध्यान दें, नॉर्मल प्रोसेस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से सर्टिफिकेट लेना जरूरी होता है, ताकि यह साबित हो सके कि किसान वाकई फसल उगाते हैं। यह 50,000 रुपए की लिमिट इनफॉर्मल किसानों को पैसा दिलाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। इसका असल कारण यह है कि जो लोग दूसरों की जमीन पर खेती करते हैं, उनके पास जमीन के पक्के कागज नहीं होते हैं। इसलिए ऑफिशियल पेपर न होने पर भी यह नियम उन्हें एक सेल्फ सबमिटेड एफिडेविट के जरिए क्रेडिट लेने की सुविधा देता है। इस एफिडेविट में उनके काम वाली जमीन और उगाई जाने वाली फसल की पूरी जानकारी होती है। अगले सवाल में हम बैंकिंग से जुड़े एक और नियम को समझेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the RBI, what action must banks take regarding the minimum credit balance maintained in a borrower's short-term cash credit account? Option A, they must freeze the balance until the start of the next crop season. Option B, they must pay interest to the borrower on that minimum balance. Option C, they must charge a flat maintenance fee on the remaining funds. Option D, they must automatically transfer the balance into a fixed deposit. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उन्हें मिनिमम बैलेंस पर बोरोवर को इंटरेस्ट देना होगा। ध्यान दें, यह नियम सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनके रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट अकाउंट्स में पड़े एक्स्ट्रा पैसे पर इंटरेस्ट मिले। हाल ही में देखा गया है कि यह सुविधा बोरोवर्स को अपना सरप्लस फंड बैंक में रखने के लिए बढ़ावा देती है, जिससे उनकी लिक्विडिटी बनी रहती है। इस इंटरेस्ट का पेमेंट साल 2025 के डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स के नियमों का पालन करता है। दूसरी तरफ, जब किसान पैसा उधार लेते हैं, तो उन पर लगने वाला इंटरेस्ट एडवांस पर लगने वाले इंटरेस्ट रेट्स के नियमों के तहत आता है। आइए अब एक और दिलचस्प सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines, what is the mandated frequency and timeline for commercial banks to submit data on Kisan credit card loans? Option A, monthly intervals within 10 working days from the end of the month. Option B, annual intervals within 45 working days from the end of the financial year. Option C, quarterly intervals within 15 working days from the end of the quarter. Option D, half-yearly intervals within 30 working days from the end of the half year. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी तिमाही के आधार पर क्वार्टर खत्म होने के 15 वर्किंग डेज के भीतर। ध्यान दें, इस जरूरी रिपोर्टिंग से यह तय होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोन ग्रुप की सेहत, दिए गए पैसे और पूरे प्रोग्राम के पालन पर बारीकी से नजर रख सके। इसका असल कारण यह है कि सही समय पर डेटा मिलने से सेंट्रल बैंक एग्रीकल्चरल सेक्टर में होने वाले डिफॉल्ट्स और रिस्क को पहले ही कंट्रोल कर सकता है। सभी कमर्शियल बैंक्स को यह डेटा उन्हें दिए गए एकदम सटीक रिपोर्टिंग फॉर्मेट का इस्तेमाल करके ही सबमिट करना होता है। अब बढ़ते हैं इस सेशन के अंतिम सवाल की तरफ।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per RBI guidelines, what is the minimum net worth that an applicant must have and maintain on an ongoing basis to set up and operate a trade receivables discounting system platform? Option A, 10 crore rupees. Option B, 50 crore rupees. Option C, 25 crore rupees. Option D, 100 crore rupees. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 25 करोड़ रुपए। ध्यान दें, इस मिनिमम पैसे के अमाउंट को एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर के सर्टिफिकेट से साबित करना जरूरी होता है। इसका असल कारण यह है कि इस हाई नेटवर्थ नियम से यह पक्का होता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम चलाने वालों के पास एक स्टेबल और क्रेडिबल सिस्टम चलाने के लिए जरूरी फाइनेंशियल ताकत और टेक्नोलॉजी हो। जिन कंपनियों को पहले से ही इनमें से किसी एक प्लेटफॉर्म को चलाने की इजाजत है, उन्हें एक हार्ड डेडलाइन दी गई है। उन्हें यह नेटवर्थ टारगेट 31 मार्च 2028 से पहले हर हाल में पूरा करना होगा। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कोलेटरल फ्री लोन्स की लिमिट बढ़ाकर 3 लाख रुपए की जा सकती है। शेयर क्रॉपर्स के लिए बिना कागज के क्रेडिट लिमिट 50,000 रुपए तय है। कैश क्रेडिट अकाउंट के मिनिमम बैलेंस पर बैंक बोरोवर को इंटरेस्ट देते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स का डेटा हर 15 वर्किंग डेज में सबमिट होता है। ट्रेड रिसीवेबल्स प्लेटफॉर्म के लिए 25 करोड़ रुपए की मिनिमम नेट वर्थ चाहिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। When a financial company that is already supervised by a regulator wants to set up a trade receivables discounting system platform, how long do they have to apply after getting a no objection certificate from their regulator? Option A, within 30 days of obtaining the certificate. Option B, within 45 days of obtaining the certificate. Option C, within 60 days of obtaining the certificate. Option D, within 90 days of obtaining the certificate. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी सर्टिफिकेट मिलने के 45 दिनों के भीतर। जो भी कंपनी यह प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है, उसे इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होना जरूरी है। इसके अलावा कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यह साफ लिखा होना चाहिए कि वे यह प्लेटफॉर्म चलाएंगे। ध्यान दें, अगर कंपनी में पैसा इंडिया के बाहर से आ रहा है, तो उन्हें सरकार के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नियमों का पालन करना होगा। हाल ही में आई आरबीआई मास्टर डायरेक्शन 2026 के अनुसार यह 45 दिन की समय सीमा इसलिए रखी गई है ताकि ऐसे महत्वपूर्ण सिस्टम बिना किसी देरी के जल्द से जल्द चालू हो सकें। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per RBI guidelines, where must a trade receivables discounting system platform file the assignment of receivables in favor of the financer? Option A, with the National Securities Depository Limited, NSDL. Option B, with the Credit Information Bureau India Limited, CIBIL. Option C, with the Central Registry, CERSAI. Option D, with the Investor Education and Protection Fund, EPF. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सरसाई के पास। प्लेटफॉर्म को पैसों के इस अधिकार को रजिस्ट्रेशन ऑफ असाइनमेंट ऑफ रिसीवेबल्स रूल्स 2022 के तहत दर्ज करना होता है। एक बार पेमेंट यूनिट प्लेटफॉर्म पर स्वीकार हो जाए, तो इसकी कानूनी ताकत बिल्कुल एक फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट जैसी होती है,
जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत आती है। याद रखने वाली बात है, इसके बाद खरीदार को ड्यू डेट पर पेमेंट करना ही पड़ता है और वह सामान या सर्विस की क्वालिटी की शिकायत करके पैसा नहीं रोक सकता। इसका असल कारण यह है कि सरसाई में रजिस्ट्रेशन होने से एक ही इनवॉइस पर 2 बार लोन लेने वाले फ्रॉड यानी प्रिवेंट डुअल फाइनेंसिंग को पूरी तरह से रोका जा सकता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per RBI guidelines, what is the policy regarding who takes the loss if a buyer defaults on factoring units discounted on a trade receivables discounting system platform? Option A. They are with recourse to the sellers. Option B. They are with recourse to the platform. Option C. They are without recourse to the financiers. Option D. They are without recourse to the sellers. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी विदाउट रिकोर्स टू द सेलर्स। इसका मतलब है कि अगर कोई खरीदार पैसे देने में फेल हो जाता है तो नुकसान की भरपाई सेलर या प्लेटफॉर्म को नहीं करनी पड़ती। जो बैंक या संस्थाएं पैसा दे रही हैं, वे इन डील्स के लिए इंश्योरेंस ले सकती हैं, लेकिन वे इसका खर्च कभी भी एमएसएमई सेलर्स से नहीं वसूल सकती। ध्यान दें, पैसा देने वाले इस क्रेडिट इंश्योरेंस का इस्तेमाल अपने रिस्क स्कोर को कम करके कैपिटल बेनिफिट्स लेने के लिए भी नहीं कर सकते। अंत में सेलर्स का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट्स में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर किया जाना चाहिए। इसका असल कारण यह है कि यह नियम छोटे व्यापारियों को खरीदार के डिफॉल्ट के डर के बिना कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल हासिल करने की बहुत बड़ी आजादी देता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India revised regulatory rules, what is the minimum asset size required for a non-banking financial company, NBFC, to be automatically classified in the upper layer? Option A. 500 billion rupees. Option B. 1 trillion rupees. Option C. 5 trillion rupees. Option D. 10 trillion rupees. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 1 ट्रिलियन रुपए या 1 लाख करोड़ रुपए। रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार जिस भी एनबीएफसी का एसेट साइज इस आंकड़े को छू लेता है, उसे अपने आप एनबीएफसी अपर लेयर में डाल दिया जाएगा। इसके लिए कंपनी की सबसे ताज़ा ऑडिटेड बैलेंस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान दें, इसने पुराने स्कोर सिस्टम की जगह ले ली है और इस थ्रेशोल्ड की सख्त समीक्षा हर 3 साल में की जानी चाहिए। हाल ही में आरबीआई ने यह नियम इसलिए लाया है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनियों के डूबने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भारी सिस्टमिक रिस्क हो सकता है। इसलिए इन पर बैंकों जैसी कड़ी नजर रखना जरूरी है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per RBI guidelines, which of the following is considered customer negligence in the context of fraudulent electronic banking transactions? Option A. The customer fails to report a third-party breach within exactly 5 calendar days. Option B. The bank fails to verify the customer's registered mobile number at predefined intervals. Option C. The bank's internal communication system fails to log the exact time of the transaction. Option D. The customer ignores directed scam warnings or fails to promptly report a lost card. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ग्राहक ने सीधा भेजे गए स्कैम वार्निंग्स को इग्नोर किया हो या खोए हुए कार्ड की रिपोर्ट तुरंत न की हो। इसे कस्टमर नेग्लिजेंस माना जाता है, जिसमें अपना पिन या ओटीपी शेयर करना या हार्मफुल एप्लीकेशंस डाउनलोड करना भी शामिल है। दूसरी ओर,
अगर बैंक के पास 24 घंटे सातों दिन रिपोर्टिंग सिस्टम नहीं है या जरूरी अलर्ट्स नहीं भेजे जाते, तो यह बैंक नेग्लिजेंस है। हैरानी की बात है कि हाल ही में बढ़ते हुए डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड और चालाकी से ओटीपी चोरी होने के मामलों को देखते हुए ग्राहकों की सतर्कता को ही सबसे बड़ा बचाव माना गया है और लापरवाही पर नुकसान की जिम्मेदारी भी ग्राहक की ही होती है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के लिए एनओसी मिलने के 45 दिन में अप्लाई करना जरूरी है। रिसीवेबल्स के अधिकार को सरसाई के पास रजिस्टर करना अनिवार्य है। डिफॉल्ट होने पर एमएसएमई सेलर्स को नुकसान की कोई भरपाई नहीं करनी पड़ती। एनबीएफसी अपर लेयर में आने के लिए कम से कम 1 ट्रिलियन रुपए जरूरी हैं। स्कैम वार्निंग्स को इग्नोर करना कस्टमर नेग्लिजेंस की कैटेगरी में आता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under Reserve Bank of India rules for fraudulent electronic banking transactions, what is a shadow reversal? Option A. A penalty fee charged to the merchant's account holding the fraudulently debited funds. Option B. A temporary or provisional credit given to the customer before the investigation is finished. Option C. An automatic pause placed on the customer's credit score until the bank completes its review. Option D. A final settlement amount paid directly by the Reserve Bank of India after 45 days. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी प्रोविजनल क्रेडिट जो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने से पहले कस्टमर को दिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार जब भी बैंक को किसी फ्रॉड वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन की सूचना मिलती है, तो उन्हें तुरंत यह क्रेडिट देना होता है। यह कदम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या इंश्योरेंस सेटलमेंट पूरे होने से पहले उठाया जाता है। शैडो रिवर्सल का अमाउंट अकाउंट में क्रेडिट तो हो जाता है, लेकिन ध्यान दें, कस्टमर इस पैसे का इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकता जब तक जांच पूरी न हो जाए। हालांकि कस्टमर को इस फंसी हुई रकम पर कोई अतिरिक्त ब्याज या चार्ज देने से पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है। हाल ही में आई नई गाइडलाइंस के तहत क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामलों में बैंकों को यह शैडो रिवर्सल शिकायत मिलने के ठीक 5 कैलेंडर दिन के भीतर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। According to the RBI, at what transaction amount do banks have to send instant, mandatory SMS alerts for all electronic banking transactions? Option A. Above 1000 rupees. Option B. Above 500 rupees. Option C. Above 2000 rupees. Option D. Above 10,000 rupees. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 500 रुपए से ऊपर। बैंकों को अपने कस्टमर्स को उन सभी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए इंस्टेंट एसएमएस अलर्ट्स भेजना अनिवार्य है जिनकी वैल्यू 500 रुपए से अधिक हो। 500 रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए अलर्ट भेजना बैंक की मर्जी पर निर्भर करता है, लेकिन अगर वे भेजते हैं तो यह कस्टमर के लिए बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बैंकों को कस्टमर के जुड़ते समय और उसके बाद समय समय पर मोबाइल नंबर और ईमेल चेक करना होता है। अगर कस्टमर ने ईमेल एड्रेस दिया है तो सभी ट्रांजैक्शन के लिए ईमेल अलर्ट भेजना भी अनिवार्य है। इन ट्रांजैक्शन अलर्ट्स में अकाउंट या कार्ड नंबर, अमाउंट, तारीख, समय, ट्रांजैक्शन का माध्यम और पैसा पाने वाले की डिटेल्स शामिल होनी चाहिए। इसका असल कारण यह है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे पेमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए यह लिमिट 5,000 रुपए से घटाकर 500 रुपए कर दी है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण सवाल को हल करते हैं।
To what national portal or helpline must banks advise their customers to report fraudulent electronic banking transactions? Option A. The National Cybercrime Reporting Portal or the National Cybercrime Helpline at 1930. The Financial Intelligence Unit Portal or the Financial Fraud Helpline at 155-60. Option C. The National Consumer Dispute Portal or the Consumer Grievance Helpline at 1915. Option D. The Central Bureau of Investigation Portal or the Economic Offences Helpline at 1090. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या फिर 1930 हेल्पलाइन। बैंकों को फ्रॉड वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करने के लिए 24 घंटे सातों दिन सुविधा देनी होती है। उन्हें अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के होम पेज पर एक डायरेक्ट रिपोर्टिंग लिंक देना अनिवार्य है। बैंकों को ट्रांजैक्शन अलर्ट एसएमएस के अंदर ही एक रिप्लाई नंबर शामिल करना होता है ताकि कस्टमर्स तुरंत अपनी समस्या दर्ज कर सकें। बैंक के सिस्टम को मैसेज भेजने और कस्टमर के रिप्लाई करने का बिल्कुल सटीक समय रिकॉर्ड करना होता है। यह सिस्टम तुरंत शिकायत रजिस्टर करता है और फिर शिकायत नंबर और तारीख के साथ एक कन्फर्मेशन मैसेज भेजता है। हाल ही में इस 1930 हेल्पलाइन को फाइनेंशियल फ्रॉड से निपटने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक से अपडेट किया जा रहा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए अब इस सवाल को समझते हैं। Under Reserve Bank of India guidelines, within how many days must a customer report a third-party breach to secure zero liability for a fraudulent transaction? Option A. Within 3 calendar days. Option B. Within 5 calendar days. Option C. Within 7 calendar days. Option D. Within 10 calendar days. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 5 कैलेंडर दिन के भीतर। फ्रॉड वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन की शिकायतों में यह साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा बैंक की होती है कि गलती कस्टमर की थी। अगर बैंक की लापरवाही के कारण फ्रॉड होता है तो कस्टमर को एब्सोल्यूट जीरो लायबिलिटी मिलती है। इसी तरह अगर कोई थर्ड पार्टी सिस्टम ब्रीच होता है और कस्टमर 5 कैलेंडर दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट करता है तो भी उसे पूरी सुरक्षा मिलती है। ध्यान दें, बैंक की गलती होने पर कस्टमर को तब भी जीरो लायबिलिटी मिलती है जब वह कभी रिपोर्ट न करे। लेकिन अगर 5 दिन के बाद रिपोर्ट की जाती है तो नुकसान की भरपाई बैंक के अपने नियमों के आधार पर तय होती है। खुशखबरी की बात यह है कि 2027 से लागू होने वाले नए नियमों में इस सुरक्षा का फायदा अब सोल प्रोप्राइटर यानी छोटे बिजनेस मालिकों को भी मिलेगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आइए इस सवाल को हल करते हैं। As per Reserve Bank of India rules, what is the maximum time limit for a bank to resolve and respond to a fraudulent domestic electronic banking transaction complaint? Option A. Within 60 calendar days from the date the complaint is received. Option B. Within 30 calendar days from the date the complaint is received. Option C. Within 45 calendar days from the date the complaint is received. Option D. Within 15 calendar days from the date the complaint is received. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शिकायत मिलने की तारीख से 45 कैलेंडर दिन के भीतर। बैंकों के पास यह पता लगाने और घरेलू फ्रॉड की शिकायतों का जवाब देने के लिए अधिकतम 45 कैलेंडर दिन का समय होता है। वहीं दूसरे देशों से जुड़े क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए शिकायत मिलने के दिन से बैंक के पास 60 कैलेंडर दिन होते हैं। जब बैंक फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन के लिए पैसा वापस करता है तो उन्हें वापसी की तारीख वही रखनी होती है जिस दिन फ्रॉड हुआ था।
ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कस्टमर को ब्याज का कोई नुकसान न हो। याद रखने वाली बात है, क्रेडिट कार्ड की शिकायतों के लिए बैंक को नोटिस मिलने के 5 कैलेंडर दिन के भीतर विवादित राशि के बराबर शैडो रिवर्सल देना होता है। इसका असल कारण यह है कि कस्टमर्स को जल्द से जल्द राहत देने के लिए रिजोल्यूशन का समय पहले के 90 दिनों से घटाकर अब सख्ती से 45 दिन कर दिया गया है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शैडो रिवर्सल एक प्रोविजनल क्रेडिट है जो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक कस्टमर को दिया जाता है। बैंकों को 500 रुपए से अधिक के सभी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन पर एसएमएस भेजना अनिवार्य है। कस्टमर्स को साइबर फ्रॉड की रिपोर्ट राष्ट्रीय पोर्टल या 1930 हेल्पलाइन पर करनी चाहिए। थर्ड पार्टी ब्रीच में जीरो लायबिलिटी के लिए 5 कैलेंडर दिन के भीतर रिपोर्ट करना जरूरी है। बैंकों को घरेलू फ्रॉड की शिकायतें 45 कैलेंडर दिन के भीतर सुलझानी होती हैं। Under Reserve Bank of India guidelines, what is the maximum compensation allowed for an individual victim who loses up to 50,000 rupees due to customer negligence in a fraudulent electronic banking transaction? Option A. 100% of the net loss amount or 50,000 rupees, whichever is less. Option B. 85% of the net loss amount or 25,000 rupees, whichever is less. Option C. 50% of the net loss amount or 10,000 rupees, whichever is less. Option D. 75% of the net loss amount or 25,000 rupees, whichever is less. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 85% ऑफ द नेट लॉस अमाउंट या 25,000 रुपए, जो भी कम हो। इंडिविजुअल विक्टिम्स और वे लोग जो अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं, अगर अपनी लापरवाही के कारण 50,000 रुपए तक का नुकसान उठाते हैं तो उन्हें यह भरपाई मिल सकती है। ध्यान दें, उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में यह पेमेंट केवल एक बार मिल सकता है। यह पैसा पाने के लिए विक्टिम को नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर फ्रॉड की रिपोर्ट करनी होगी। हाल ही में गवर्नमेंट ने इस 1930 हेल्पलाइन को तेजी से काम करने के लिए अपग्रेड किया है ताकि साइबर क्राइम के मामलों में तुरंत एक्शन लिया जा सके। इसके साथ ही फ्रॉड होने के 5 कैलेंडर डेज के भीतर बैंक को भी जानकारी देना जरूरी है। अगर किसी बैंक अकाउंट में 2 या अधिक लोग जुड़े हैं तो सिर्फ एक ही व्यक्ति इस पैसे की मांग कर सकता है। ऐसा करने पर भविष्य में उनके सिंगल और जॉइंट अकाउंट्स के लिए यह एक बार मिलने वाला लाइफ टाइम मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। चलिए अगले सवाल में इसी विषय से जुड़ी कुछ और अहम बातें जानेंगे। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। According to the RBI, how is the financial burden shared for domestic fraudulent electronic banking transactions involving losses less than 29,412 rupees? Option A. 85% by the customer's bank and 0% by the Reserve Bank of India. Option B. 50% by the Reserve Bank of India, 20% by the customer's bank, and 15% by the beneficiary bank. Option C. 65% by the Reserve Bank of India and 20% by the customer's bank. Option D. 65% by the Reserve Bank of India, 10% by the customer's bank, and 10% by the beneficiary bank. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 65% रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, 10% कस्टमर के बैंक द्वारा और 10% बेनिफिशियरी बैंक द्वारा। यह नियम उन डोमेस्टिक फ्रॉड्स पर लागू होता है जहां नुकसान 29,412 रुपए से कम हो और 85% पेमेंट किया गया हो। ऐसे फ्रॉड ट्रांजैक्शंस जो देश के बाहर होते हैं और जहां नुकसान 29,412 रुपए से कम हो,
वहां इस शेयरिंग का तरीका बदल जाता है। उन मामलों में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 65% और कस्टमर का बैंक 20% का भुगतान करता है। हाल ही में साइबर फ्रॉड से कस्टमर्स को बचाने के लिए रिजर्व बैंक ने इन रूल्स को काफी सख्त कर दिया है, ताकि बैंकों की जवाबदेही तय की जा सके। एक बेनिफिशियरी बैंक वह बैंक होता है जहां चोरी का पैसा सबसे पहले जमा किया जाता है। अगर चोरी का पैसा एक से अधिक बेनिफिशियरी बैंकों में जाता है, तो हर बैंक अपने अकाउंट में जमा हुए पैसे के अनुसार अपना हिस्सा चुकाता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए अब इस सवाल को हल करते हैं। Under Reserve Bank of India guidelines, what is the required contribution from the Reserve Bank of India when a customer is compensated for a fraudulent transaction loss between 29,412 rupees and 50,000 rupees? Option A. A flat contribution of 19,118 rupees for both domestic and cross-border transactions. Option B. A flat contribution of 25,000 rupees for domestic transactions only. Option C. A flat contribution of 5,882 rupees for both domestic and cross-border transactions. Option D. A flat contribution of 2,941 rupees for cross-border transactions only. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए 19,118 रुपए का फ्लैट कंट्रीब्यूशन। यह नियम उन फ्रॉड के मामलों में लागू होता है जहां नुकसान 29,412 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक होता है और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का फ्लैट पेमेंट दिया जाता है। इस नुकसान की सीमा में आने वाले डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के लिए बाकी का पेमेंट बराबर हिस्सों में बांटा जाता है। इसमें कस्टमर का बैंक 2,941 रुपए देता है और बेनिफिशियरी बैंक भी 2,941 रुपए देता है। वहीं क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए बेनिफिशियरी बैंक को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। इसकी जगह कस्टमर के बैंक को ही बचा हुआ पूरा बैलेंस यानी 5,882 रुपए का भुगतान करना पड़ता है। याद रखने वाली बात है, क्रॉस बॉर्डर फ्रॉड्स को ट्रैक करना मुश्किल होता है, इसलिए कस्टमर के बैंक पर ही मुख्य जिम्मेदारी डाली जाती है। अगले सवाल में हम कुछ और नए रूल्स जानेंगे। चलिए इस सवाल पर चर्चा करते हैं। According to Reserve Bank of India rules, what is the maximum time allowed for a bank to directly pay compensation to an eligible victim after receiving the required application form? Option A. Within 15 calendar days. Option B. Within 10 calendar days. Option C. Within 5 calendar days. Option D. Within 30 calendar days. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 5 कैलेंडर डेज के भीतर। जब बैंक शिकायत की जांच करके यह पक्का कर लेता है कि शिकायत असली है, तो बैंक को एप्लीकेशन फॉर्म मिलने के 5 कैलेंडर डेज के भीतर विक्टिम को पैसे वापस करने होते हैं। हैरानी की बात है, रिजर्व बैंक ने यह समय सीमा इसलिए इतनी कम रखी है ताकि साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को तुरंत आर्थिक राहत मिल सके। कभी-कभी कस्टमर को पहला पेमेंट मिलने के बाद चोरी हुआ पैसा मिल जाता है और वापस आ जाता है। अगर ऐसा होता है, तो बैंक को नुकसान की नई कुल राशि का दोबारा हिसाब लगाना पड़ता है। बैंक को इस नए नुकसान के आधार पर पेमेंट का फिर से कैलकुलेशन करना होता है। अगर जरूरत पड़े, तो बैंक को कस्टमर को एक्स्ट्रा पेमेंट्स भी देने होते हैं। इसके साथ ही बैंक को वापस मिले हुए पैसे का इस्तेमाल पहले दिए जा चुके एक्स्ट्रा पेमेंट्स को ठीक करने के लिए करना होता है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं। As per RBI guidelines,
What is the required timeline for banks to submit their quarterly reimbursement claims for fraudulent electronic banking transactions? Option A. Within 45 calendar days from the end of the quarter. Option B. Within 60 calendar days from the end of the quarter. Option C. Within 15 calendar days from the end of the quarter. Option D. Within 30 calendar days from the end of the quarter. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी क्वार्टर के अंत से 30 कैलेंडर डेज के भीतर। बैंकों को अपने क्वार्टरली नेट बेसिस रिइंबर्समेंट क्लेम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इस तय समय सीमा के भीतर DE@fund@rbi.org.in ईमेल एड्रेस पर भेजने होते हैं। बैंकों को सिस्टम बंद होने के बाद भी अपने सभी कंपनसेशन रिकॉर्ड्स 2 साल तक सुरक्षित रखने होते हैं। हाल ही में आरबीआई ने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी डीए फंड की प्रोसेस को और भी ट्रांसपेरेंट बना दिया है ताकि रिफंड जल्द मिल सके। यह पैसा वापस पाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पर बैंक के टॉप मैनेजमेंट द्वारा चुने गए एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के सिग्नेचर होने चाहिए। यह पूरा कंपनसेशन सिस्टम केवल उन फ्रॉड ट्रांजैक्शंस में हुए नुकसान के लिए मान्य है जो 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 1 साल की अवधि के भीतर होते हैं। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कस्टमर्स को 50,000 के नुकसान पर 25,000 तक की भरपाई मिलती है। छोटे डोमेस्टिक फ्रॉड्स में आरबीआई 65% नुकसान की भरपाई खुद करता है। क्रॉस बॉर्डर और डोमेस्टिक फ्रॉड में आरबीआई 19,118 रुपए देता है। बैंक को कंप्लेंट मिलने के 5 कैलेंडर डेज के भीतर पैसे लौटाने होते हैं। बैंकों को 30 कैलेंडर डेज में अपने रीइंबर्समेंट क्लेम्स आरबीआई को भेजने होते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the defined maturity period for an unsecured borrowing instrument classified as notice money? Option A. Exceeding 14 days and up to 1 year. Option B. Up to and inclusive of 14 days, excluding overnight. Option C. Exceeding 30 days and up to 1 year. Option D. Overnight only. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 14 दिनों तक। जरा सोचिए, बैंक्स को जब क्वार्टर एंड में अचानक पैसे की जरूरत होती है तो वे नोटिस मनी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान दें, यह 2 से 14 दिन का उधार होता है। अगर पैसा सिर्फ एक रात के लिए चाहिए तो उसे कॉल मनी कहते हैं और 15 दिन से 1 साल तक के लिए टर्म मनी। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which of the following groups of organizations makes up the approved list of all India financial institutions? Option A. ICZIN, NABARD, NHB, SIDBI, and PFC. Option B. ICZIN, NABARD, LIC, SIDBI, and NABI-FID. Option C. ICZIN, NABARD, NHB, SIDBI, and NABI-FID. Option D. ICZIN, NABARD, NHB, IDBI Bank, and NABI-FID. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एक्जिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नैबफिड। हाल ही में नैबफिड को इस लिस्ट में जोड़ा गया है, जिसका मुख्य काम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है। याद रखने वाली बात है, भारत में अप्रूव्ड लिस्ट में केवल यही 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल हैं।
अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the designated electronic trading platform used to execute and report transactions in the call, notice, and term money markets? Option A. Negotiated Dealing System Order Matching, NDSO. Option B. Core Banking Solution eCubear. Option C. ClearCorp Repo Order Matching System, CROMS. Option D. Negotiated Dealing System Call, NDS Call. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी एनडीएस कॉल। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को खास तौर पर मनी मार्केट डील्स के लिए बनाया है। ध्यान दें, इस सिस्टम पर होने वाले सभी लेनदेन का सेटलमेंट एनजीआरटीजीएस सिस्टम के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है, जिससे ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, what is the defined participation limit for payments banks in the term money market? Option A. They are allowed to borrow funds but are restricted from lending. Option B. They are permitted to both borrow and lend funds. Option C. They are completely excluded from participating in this market. Option D. They are allowed to lend funds but are restricted from borrowing. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी सिर्फ उधार ले सकते हैं। इसका असल कारण यह है कि पेमेंट्स बैंक्स को लोन देने की मनाही होती है और उन्हें अपना ज्यादातर पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाना पड़ता है। ध्यान दें, ये बैंक कॉल मनी और नोटिस मनी में उधार ले और दे सकते हैं, लेकिन टर्म मनी मार्केट में वे सिर्फ उधार ले सकते हैं, लेंडिंग नहीं कर सकते। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India guidelines, which category of non-banking financial companies is entirely excluded from borrowing and lending in the term money market? Option A. Non-banking financial companies in the middle layer. Option B. Housing finance companies. Option C. Non-banking financial companies in the base layer. Option D. Non-banking financial companies in the upper layer. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी बेस लेयर। जरा सोचिए, मार्केट में रिस्क कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छोटे लेवल की यानी बेस लेयर एनबीएफसी को टर्म मनी मार्केट से पूरी तरह बाहर रखा है। ध्यान दें, बाकी मिडिल लेयर और अपर लेयर वाली कंपनियां इसमें हिस्सा ले सकती हैं और रेगुलर कंपनियां सिर्फ लेंडर्स के रूप में शामिल हो सकती हैं। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नोटिस मनी का मैच्योरिटी पीरियड 2 से 14 दिन तक होता है। नैपफेड देश के 5 अप्रूव्ड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में शामिल है। एनडीएस कॉल मनी मार्केट ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है। पेमेंट्स बैंक्स टर्म मनी मार्केट में सिर्फ उधार ले सकते हैं, दे नहीं सकते। बेस लेयर एनबीएफसी को टर्म मनी मार्केट में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, what is the maximum combined borrowing limit for payments banks and regional rural banks across the call, notice, and term money markets? Option A.
125% of their capital funds on a daily average in a reporting fortnight. Option B. 100% of their capital funds on a daily average in a reporting fortnight. Option C. 2.0% of their aggregate deposits as of the previous financial year end. Option D. An internal board-approved limit set within the Department of Regulation guidelines. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 100%। ध्यान दें, पेमेंट्स बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए कंबाइंड बोरोइंग लिमिट को डेली एवरेज के आधार पर 100% तक फिक्स किया गया है। हालांकि किसी एक दिन यह लिमिट 125% तक जा सकती है। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक इन बैंकों को अपनी लिक्विडिटी मैनेज करने की छूट देता है ताकि रूरल और डिजिटल पेमेंट्स में कोई रुकावट न आए। दूसरी तरफ कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए यह लिमिट पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंत के टोटल डिपॉजिट्स का सिर्फ 2% है। इन बैंकों के उलट शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अपनी इंटरनल बोरोइंग लिमिट्स खुद तय करते हैं, जिन्हें उनका बोर्ड अप्रूव करता है। बस यह ध्यान रखना होता है कि ये लिमिट्स डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के नियमों के अंदर ही रहें। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, what is the maximum borrowing limit for a standalone primary dealer in the term money market? Option A. 400% of its net own fund, which excludes intercorporate deposits. Option B. 225% of its net owned fund for all money market borrowings. Option C. 400% of its net owned fund, which includes intercorporate deposits. Option D. 100% of its capital funds on a daily average in a reporting fortnight. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी नेट ओन फंड का 400%। हैरानी की बात है, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए इतनी बड़ी छूट दी जाती है। टर्म मनी मार्केट में इनकी बोरोइंग लिमिट 400% है, जिसमें इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स भी शामिल होते हैं। याद रखने वाली बात है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स का हिस्सा 28 नवंबर 2025 के नियमों से बाहर नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कॉल और नोटिस मनी के लिए यह लिमिट थोड़ी कम यानी 225% रखी गई है, जिसे एक रिपोर्टिंग फोर्टनाइट में डेली एवरेज के रूप में कैलकुलेट किया जाता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the RBI, to which authorized platform operator must market participants convey their internal board-approved borrowing and lending limits? Option A. ClearCorp Dealing System Ltd. Option B. Clearing Corporation of India Limited. Option C. National Payments Corporation of India. Option D. Reserve Bank Information Technology Private Limited. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी क्लियरकॉर्प डीलिंग सिस्टम लिमिटेड। कॉल, नोटिस और टर्म मार्केट्स में लेंडिंग लिमिट्स पहले से फिक्स नहीं होती हैं। इसके बजाय हर कंपनी का बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन के नियमों को मानकर अपनी लिमिट्स खुद तय करता है। इसका असल कारण यह है कि आरबीआई चाहता है कि बैंक अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार ही काम करें। जब बोर्ड इन इंटरनल लिमिट्स को अप्रूव कर देता है, तो इन्हें तुरंत क्लियरकॉर्प को भेजना होता है ताकि एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पर इन लिमिट्स को सेट किया जा सके। इसके अलावा एलिजिबल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए यह लिमिट उनके पिछले साल के नेट ओन फंड का 200% होती है।
ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी टर्म मनी के लिए अपनी खुद की बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट्स इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What are the official daily market operating hours for completing transactions in the call, notice, and term money markets? Option A. 10 a.m. to 4 p.m. on each business day. Eight a.m. to 8 p.m. on each business day. Option C. 9 a.m. to 5 p.m. on each business day. Option D. 9 a.m. to 7 p.m. on each business day. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हर बिजनेस डे पर सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक। हाल ही में मार्केट टाइमिंग्स को एक्सटेंड करने से बैंकों को अपने कैश रिजर्व रेशियो या CRR को दिन के अंत तक मैनेज करने में बहुत आसानी होती है। इस समय के दौरान एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स को अपने इंटरेस्ट रेट्स खुद तय करने की पूरी आजादी मिलती है। ध्यान दें, सभी ट्रेड्स ओवर द काउंटर मार्केट्स में ही होने चाहिए जिसमें NDS कॉल प्लेटफॉर्म या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव्ड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शामिल है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिसेस और पेपरवर्क के नियम FIMDA द्वारा रिजर्व बैंक के साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Under the Reserve Bank of India rules, what is the mandatory minimum lock-in period required before a term money transaction can be terminated early? Option A. 21 days from the date of the transaction. Option B. 14 days from the date of the transaction. Option C. 7 days from the date of the transaction. Option D. 30 days from the date of the transaction. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ट्रांजैक्शन की तारीख से 14 दिन। नॉर्मल रूल यह है कि कॉल, नोटिस या टर्म मनी ट्रेड्स को समय से पहले कैंसिल नहीं किया जाना चाहिए। इसका असल कारण यह है कि RBI स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी में स्टेबिलिटी बनाए रखना चाहता है ताकि फंड्स अचानक से न निकाले जाएं। हालांकि नोटिस और टर्म मनी के लिए अर्ली कैंसिलेशन की परमिशन है, बशर्ते दोनों पार्टीज एक फिक्स्ड प्राइस पर राजी हों। याद रखने वाली बात है, टर्म मनी ट्रेड्स में यह अर्ली कैंसिलेशन केवल तभी हो सकता है जब मिनिमम लॉक इन पीरियड यानी 14 दिन पूरे हो चुके हों। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पेमेंट्स और रीजनल रूरल बैंक्स की बोरोइंग लिमिट 100% फिक्स है। प्राइमरी डीलर्स की टर्म मनी लिमिट नेट ओन फंड का 400% है। सभी इंटरनल लिमिट्स को क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। कॉल, नोटिस और टर्म मार्केट्स का समय सुबह 9 से शाम 7 बजे है। टर्म मनी ट्रेड्स को कैंसिल करने के लिए 14 दिन का लॉक इन जरूरी है। तो दोस्तों, इसी के साथ जनवरी से जून 2026 तक की हमारी RBI सर्कुलर्स और बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 2 यहीं एंड होता है। हमने आपके लिए टोटल 700+ MCQs तैयार किए हैं, जिन्हें हम इसी तरह मल्टीपल पार्ट्स में लेकर आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में।